नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में रेनफेड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े थे। आज उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। देखते हैं हम क्या है कहानी रेनफेड एग्रीकल्चर की। तो 1960 के दशक की हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि नीति सिंचाई और उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के गहन उपयोग के माध्यम से फसल उपज को अधिकतम करने की आवश्यकता से प्रेरित है। ये जो रेनफेड एग्रीकल्चर है 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद जो है राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति और सिंचाई और उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटों आदि के गहन उपयोग के माध्यम से फसल उपज को अधिकतम करने की आवश्यकता से प्रेरित है। ये जो रेनफेड एग्रीकल्चर है इसकी शुरुआत 1923 में रेनफेड फार्मिंग की 1923 में की गई थी। रेनफेड फार्मिंग की शुरुआत जो 1923 में की गई थी। वहीं देखते हैं हम आगे प्रॉब्लम ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं हम इसके बारे में देखते हैं। तो मानसून की अनियमितता। मानसून की अनियमितता का मतलब कि मानसून कभी टाइम से बेटाइम होना, कभी वर्षा जल्दी हो जाना, मानसून का जल्दी आना, या फिर कभी कभी मानसून का समय से काफ़ी लेट आना। तो ये मानसून की अनियमितता काफ़ी प्रभावित करती है। और कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम वर्षा। तो ऐसा होता है कि इन्हीं क्षेत्रों में कभी कभी वर्षा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी वर्षा ज़रूरत से बहुत कम हो जाती है और कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे हमारी फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। पानी की कमी मुख्य समस्या है। अब जैसा कि रेनफेड एग्रीकल्चर में तो पानी की समस्या तो मुख्य है ही, हम उसी पे बात ही कर रहे हैं। कम वाष्पीकरण। कम वाष्पीकरण का मतलब जब वर्षा कम होगी तो पानी कम वाष्प बन के ऊपर जाएगा, जो बादल बनेगा, फिर वर्षा भी कम होती है। इसलिए पानी का संचयन भी करना चाहिए हमें। पानी को जब अधिक वर्षा हो तो पानी का नदी, तालाब, पोखर, जो तालाब होते हैं गाँव में, हमें उसके बारे में, वहाँ पे पानी इकट्ठा करने के बारे में लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। हम जैसा कि हम लोग कृषि के छात्र हैं तो इस पे हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं कम जल धारण क्षमता। जो हमारी खेती योग्य भूमि है उसकी कम जल धारण क्षमता भी बहुत प्रभावित करती है हमारे फसल उत्पादन को। वहीं मानसून की बात करें तो ये जो मानसून है, मानसून का जैसा कि हमने पहले ही बात करी कि मानसून कभी समय से आना, कभी उसका समय से ना आना, मानसून का अनियमितता, ये जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में। आगे देखते हैं हम, विश्व की कृषि भूमि के 80% भागों पर वर्षा आधारित कृषि की जाती है। कितना? विश्व का जो कृषि आधारित क्षेत्र है उसमें उसका लगभग 80% भाग जो है वो वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत आता है। मात्र 20% क्षेत्र ऐसे हैं जो अन्य माध्यमों से सिंचाई किए जाते हैं, सिंचित किए जाते हैं। बाकी 80% भाग वर्षा आधारित कृषि ही है। और हम इन क्षेत्रों से विश्व के मुख्य खाद्यान्न फसलों का लगभग 70% उत्पादन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब अगर 80% जो विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो विश्व में सबसे अहम उत्पादन मिलता है हमें, उसका लगभग 70% भाग हमें वर्षा आधारित कृषि, वर्षा आधारित क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। जिनमें से ये जो 70% हमारा उत्पादन प्राप्त होता है, इनमें से विकासशील एवं कम इष्ट क्षेत्रों के समुदाय के खाद्यान्नों सम्मिलित हैं। भारतीय कृषि में, अब भारत की बात करें तो भारतीय कृषि में वर्षा आधारित कृषि की बहुलता है। भारत में कृषि की बात करें तो भारत में वर्षा आधारित कृषि बहुत अधिक मात्रा में निर्भर करती है। बहुत अधिक भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो वर्षा आधारित है। 50% से अधिक कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है। भारत की बात करें तो भारत में 50% से अधिक क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वहाँ पे सिंचाई की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है। वो मात्र वर्षा आधारित क्षेत्रों पर ही निर्भर होते हैं। वर्षा आधारित कृषि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन क्षेत्रों में भारत की लगभग 40% आबादी निवास करती है। वर्षा आधारित कृषि इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि इन क्षेत्रों में भारत की 40% कितना, भारत की 40% आबादी निवास करती है। कहाँ पे? वर्षा आधारित क्षेत्र में भारत की 40% आबादी ऐसी, भारत का आबादी की 40% हिस्सा ऐसा है जो वहाँ पे निवास करता है। लगभग 72% ग्रामीण आबादी में से इन क्षेत्रों में 81% ग्रामीण गरीब जनता बसती है। अगर बात करें हम 72% ग्रामीण आबादी में, तो इस क्षेत्रों में जो है 81% ग्रामीण गरीब जनता भी वर्षा आधारित क्षेत्रों पर वहीं पे उन क्षेत्रों में बसती है। यह क्षेत्र वर्तमान समय में 40% खाद्यान्न का उत्पादन करता है। ये जो 40% आबादी और 40% आबादी निवास करती है इन क्षेत्रों में, और ये वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं, इनमें यह वर्तमान समय में 40% खाद्यान्नों का उत्पादन भी यहीं से प्राप्त होता है इन क्षेत्रों से, और 2/3 पशुधन को सहायता भी प्रदान करता है। और जो पशुधन होते हैं उनको काफ़ी सहायता पर दो तिहाई हिस्सा पशुधन का भी काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। जैसे कि पशुओं के लिए चारागाह पे घास का उपलब्ध होना, और पशुओं को खाद्यान्न के लिए ढेर सारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। भारत का 40% बुआई क्षेत्र वर्षा आधारित क्षेत्रों के रूप में रह जाता है। भारत की जो 40% क्षेत्र ऐसा है जो वर्षा पे ही निर्भर करता है। बुआई का क्षेत्र जो वर्षा पर ही निर्भर करता है, वो कभी कभी वर्षा ना होने के कारण वो क्षेत्र रह जाता है बुआई के लिए। अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान के लिए वर्षा आधारित कृषि का निस्पंदन महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्षा आधारित क्षेत्र जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक कह सकते हैं कि बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है, बहुत अधिक निस्पंदन यानी कि बहुत अधिक एक तरह से सहायता देता है। वर्षा आधारित कृषि का महत्व वृद्धि, समान हिस्सेदारी और निरंतरता के कारण है। जो वर्षा आधारित कृषि का महत्व है वो वृद्धि, समान हिस्सेदारी और निरंतरता के कारण है। क्या? निरंतरता के कारण। भारत का क्षेत्रफल 73 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में उन देशों में शीर्ष स्थान पर है जहां पर वर्षा आधारित कृषि की जाती है। भूमि और श्रमिकों की कम उत्पादकता के कारण वर्षा आधारित क्षेत्रों में गरीबी अधिक होती है। कैसे? यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो ये जैसे कि क्या हम बात कर रहे हैं जहाँ पे वर्षा आधारित कृषि की जाती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि की जाती है वहाँ पे भूमि और श्रमिकों की कम उत्पादकता के कारण, वहाँ की भूमि और वहाँ के श्रमिकों की उत्पादकता कम होने के कारण वर्षा आधारित क्षेत्रों में गरीबी अधिक होती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जब सही ढंग से श्रमिक या सही ढंग से खेती नहीं की जाती है, लोगों के पास उतनी जागरूकता नहीं होती है, तो वो हमारे फसल उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, जिससे हमारे वहाँ के किसान, वहाँ के रहने वाले लोग बहुत अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उन क्षेत्रों में गरीबी बनी रहती है, क्षेत्रों में गरीबी अधिक होती है, क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है उतना भी फसल उत्पादन होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर कहाँ से वो अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाएंगे और फिर अपनी जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को कैसे पूरा करेंगे। तो उन क्षेत्रों में गरीबी का अधिक होता है। शुष्क कृषि के लिए ध्यान देने योग्य बातें। शुष्क कृषि में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए? और वर्षा के पानी को मृदा में संचय करने के लिए रबी की फसल काटते ही गहरी जुताई करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? शुष्क कृषि के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। शुष्क कृषि करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वर्षा के पानी को मृदा में संचित करने के लिए, यानी वर्षा के पानी को अपने खेती योग्य भूमियों में संचित करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? रबी की फसल की कटाई करते समय, कटाई के बाद ही, जब हमें अपनी रबी सीजन की फसल की कटाई करते हैं उसी समय गहरी जुताई कर देते हैं, ताकि बारिश हो तो जो पानी है वो हमारे ज़मीन में, हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में नीचे तक चला जाए, कम वाष्पीकृत हो। मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कार्बनिक पदार्थ है 10 टन प्रति हेक्टेयर 3 साल में एक बार अवश्य डालें। ये जो
कार्बनिक पदार्थ है, हम कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए हमें लगभग 10 टन, कितना 10 टन प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 10 टन डालना चाहिए कार्बनिक पदार्थ, और 3 सालों में, कम से कम 3 सालों में एक बार, ताकि हमारे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बनी रहे अच्छे से। भूमि की सतह पर पानी रोकने के लिए खेत को समतल कर मेड़बंदी करना चाहिए। जैसे कि वर्षा का समय आया तो हमारी जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, उसकी सतह को हमें समतल कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं गड्ढे अधिक हैं, कहीं ऊपरी हिस्सा है, कहीं गड्ढा है, तो फिर इस स्थिति में ऐसा होता है कि वर्षा का पानी बह के दूसरी जगह चला जाता है। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और मेड़बंदी करना चाहिए। सिंचित पानी को फसल उत्पादन हेतु सही ढंग से उपयोग करने एवं मिट्टी में पानी के नुकसान को रोकने के लिए कुछ निम्न उपाय हैं जो करने चाहिए। जैसे कि मृदा के ऊपरी सतह से वाष्पीकरण कम करने हो तो मृदा आच्छादन करना चाहिए, खरपतवारों की रोकथाम एवं पौधों की निचली पत्तियों को हटाना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? जैसे कि हम वाष्पीकरण को रोकने के लिए जो अगर जब धूप होती है, वाष्पीकरण होता है, तो ज़मीन सूखती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो उसे रोकने के लिए हमें मिट्टी को आच्छादित करना चाहिए, कवर करना चाहिए पुआल से या फिर जो है पॉलीथीन की शीट से। तमाम प्रक्रियाएं होती है जिनसे वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है, मृदा को आच्छादित किया जा सकता है। और खरपतवारों का रोकथाम करना एवं पौधों की पतली जो पौधे हैं उनकी निचली पत्तियों को हटाना। उचित उर्वरकों का प्रयोग करना, जो उर्वरक होते हैं उचित, बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग न करना और अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करना, ये भी हमारे मिट्टी की जो नमी होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पौधों की जड़ों का विकास हो सके तथा जड़ें गहराई से पानी का उपयोग कर सके। उचित उर्वरकों का प्रयोग का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों का अच्छे से विकास हो सके और वो ज़मीन से, उनकी जड़ें जो है ज़मीन से गहराई से पानी को उपयोग कर सके। अब बात करेंगे प्रति बूंद अधिक फसल रणनीति। ये एक रणनीति पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्या पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जाता है। ये जो पर ड्रॉप पर क्रॉप है, ये जो रणनीति है, इस रणनीति में सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया गया है। इससे कृषि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले पानी की मात्रा में कमी आती है। क्या? कृषि क्षेत्र में जो पानी उपयोग किए जाते हैं उसकी मात्रा में कमी आती है। इससे जल क्षरण के साथ ही सिंचाई में लागत कमी आएगी और ये रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है। यहाँ पर बात करते हैं प्रति बूंद अधिक फसल रणनीति। क्या? प्रति बूंद अधिक फसल रणनीति। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने अधिक पानी को बचाने के लिए पानी को बूंद टपक विधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी बात करना है कि पौधों के पास पानी देना, पूरे खेत में एक तरह से सतही सिंचाई ना करना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी देना। तो इससे क्या होता है कि हमें पानी का कम नुकसान होता है, कम पानी, सिर्फ जहाँ पे हमारे पौधों को पानी की ज़रूरत होती है वहीं पे पानी को दिया जाता है। ये विधि उन क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो उन क्षेत्रों में हमें पानी को सिर्फ अपने पौधों के पास बूंद के हिसाब से बूंद बूंद टपक विधि में देना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।